हेलो एंड वेलकम टू क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो ग्रुप स्टेज है वो फाइनली खत्म हो गया है और अब एक्शन मूव हो गया राउंड ऑफ 32 की तरफ। इन सबको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह कैसे हैं आप? ठीक है। और इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद है फुटबॉल एनालिस्ट हैदर अजहर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ मुनीब। बिल्कुल ठीक। हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे शो के पहले सेगमेंट से, जो कि है हॉट टेक्स। जो राउंड ऑफ 32 के जो फिक्चर्स हैं वो फाइनली डिसाइड हो गए हैं, उनके एक नज़र डाल लेते हैं। अगर हम ग्राफिक स्क्रीन पे देख लें तो राउंड ऑफ 32 जो शुरू होगा वो साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा के मैच से शुरू होगा। उसके बाद जो है ब्राज़ील और जापान का एक एक्साइटिंग क्लैश है। उसके बाद जर्मनी जो है वो पैराग्वे को फेस करेगी। नीदरलैंड्स और मोरक्को का भी एक एक्साइटिंग मैच होगा। आइवरी कोस्ट जो है वो नॉर्वे से खेलेगी। फ्रांस जो कि टाइटल फेवरेट्स हैं वो स्वीडन को फेस करेंगे। मैक्सिको का इक्वाडोर से मुकाबला होगा, बल्कि इंग्लैंड जो है वो कॉन्गो से खेलेगी। इसके अलावा बेल्जियम का मुकाबला जो है वो सेनेगल से होगा, यूएसए का बॉस्निया से, स्पेन का ऑस्ट्रिया से और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल जो है वो क्रोएशिया को फेस करेंगी। स्विट्ज़रलैंड का जो मुकाबला है वो अल्जीरिया से होगा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इजिप्ट को फेस करेंगी। इसके अलावा मेसी की जो अर्जेंटीना है वो केप वर्ड को फेस करेंगी और फाइनली जो हमारा लास्ट क्लैश होगा वो कोलंबिया और घाना का होगा। तो मैं ज़रा राउंड ऑफ 32 के फिक्चर्स पे जाने से पहले कलीम जो बात करना चाहूँगा, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है रोनाल्डो की पोर्चुगल और मेसी की अर्जेंटीना जो है वो एक साइड पे होगी ब्रैकेट के, दोनों अपने ग्रुप टॉप करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्जेंटीना ने तो टॉप कर लिया लेकिन पोर्चुगल नहीं कर पाई, वो कोलंबिया से उनका मैच ड्रॉ हो गया। तो अब वो चले गए ऑपोजिट साइड्स ऑफ ब्रैकेट पे। तो अब जो क्वार्टर फाइनल में जो हम सबको उम्मीद थी कि फाइनली जो है इन दोनों के लास्ट डांस पे जो है इनका वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मैच होगा, अब वो तो मुश्किल है, बल्कि अब तो हो ही नहीं सकता। अगर इनका मैच होगा तो वो होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कि अगर वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा अनलाइकली है। तो आपको क्या लगता है अब ये राइवलरी अब अगर एंड हो गई है तो उसका जो है हिस्ट्री में इसको कैसे याद रखा जाएगा? जब तक वर्ल्ड कप के फाइनल तक देखते रहते हैं कि कौन फाइनल जीते हैं, ये रिवॉल्यूशन चलती रहेगी, क्योंकि अगर पुर्तगाल जीते हैं तो तब भी ये चलता रहेंगे। लेकिन ये कि अभी जैसे मेसी और रोनाल्डो का, लेकिन लाजमी बात है उसके बाद यमीन यमाल आ रहा है, एम्बापे आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रहे हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मोड़ रहे हैं। तो मुझे मेरे ख्याल से ये रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के एंड है बिल्कुल। ये वर्ल्ड कप ये लास्ट 3 मैचेस हैं, जो भी हारे गए इस टूर्नामेंट से, तो मुझे लगता है उसकी ये लास्ट टूर्नामेंट और लास्ट मैचेस में मुझे लगता है कि मेसी भी और रोनाल्डो भी इस मैचेस के बाद रिटायरमेंट ले लें। ठीक है हैदर भाई, क्लब फुटबॉल में तो अब मेसी और रोनाल्डो के मैचेस बहुत मुश्किल हैं और 2030 का वर्ल्ड कप जो है वो भी अब मुश्किल है कि ये दोनों खेलें। तो आपने अब ये राइवलरी प्रीटी मच एंड हो चुकी है, तो आपको कैसा देखते हैं अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि आगे जाके इसको कैसे याद रखा जाएगा इस राइवलरी को? मुनीब, ये राइवलरी कभी भी खत्म नहीं होगी। जब भी मेसी का जिक्र होगा साथ में रोनाल्डो का जिक्र होगा, जब भी रोनाल्डो का जिक्र होगा उसके साथ मेसी का जिक्र होगा। उसी तरह जिस तरह रॉजर फेडरर और राफेल नडाल को अब रिटायर हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बल्कि नोवाक जोकोविच उनसे बहुत आगे निकल चुके हुए, लेकिन अभी भी उनकी राइवलरी को याद रखा जाता है, क्योंकि फेडरर की वजह से नडाल बिकेम हु ही वाज और एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली और भी जो राइवलरीज हैं, तो इसलिए मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी, एंड अगेन वेयर हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम उस टाइम पर फुटबॉल को फॉलो करते रहे हैं जब ये दोनों खिलाड़ी, ये दोनों जीनियसेस खेल रहे थे और अपनी स्किल्स का मुजाहरा कर रहे थे। तो मेरे नज़दीक तो ये राइवलरी उस तरह हमेशा चलती रहेगी और बल्कि जिस तरह इनके फैन बेसेस हैं, जिस तरह वो लेकर चलती हैं, वो भी दे विल आल्सो मेक श्योर दैट वी डोंट फॉरगेट दिस राइवलरी एनी टाइम सून। बिल्कुल सही कहा अजहर भाई, ये राइवलरी तो हमेशा चलती रहेगी। और मैं अब थोड़ा मूव ऑन करना चाहूँगा कलीम भाई, और एक जो एक्साइटिंग क्लैश है राउंड ऑफ 32 में वो है अर्जेंटीना और केप वर्ड का। केप वर्ड जो है तीनों मैच ड्रॉ किए, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर कि जो है वो राउंड ऑफ 32 में चले जाएंगे, लेकिन अब वो आ गए। तो वॉजनिया जो है, जो केप वर्ड के गोलकीपर हैं, उन्होंने अब तक तो सबको रोक लिया, लेकिन क्या वो मेसी को रोक सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि मेसी को कोई रोक सकता है। अभी जिस तरह वो परफॉर्म दे रहे हैं, हर मैच में गोल कर रहे हैं, उसके एक कॉन्फिडेंस और दुनिया का बेहतरीन प्लेयर माना जाता है। फिर लाजिम बात है एक टीम जो उनको नज़र आ रही है कि उसकी पूरे टीम 11 के 11 साइड जो है वो बेंच के प्लेयर्स हैं, जो भी आते हैं तो वो भी परफॉर्म दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लाजिम बात है कि बोडे के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मेसी को रोक पाएंगे, लेकिन लाजिम बात है मेसी को रोकना बहुत मुश्किल होगा कीपर के लिए। हैदर भाई, केप वर्ड की आपने परफॉर्मेंस देखी, सबको इम्प्रेस किया उन्होंने, तो आपको क्या लगता है राउंड ऑफ 32 में उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? कितना बड़ा चैलेंज होगा अर्जेंटीना को फेस करना? और ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस आपने अभी तक देखी है टूर्नामेंट में, आपको कैसी लगी वो?
यार बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। उन्होंने ऑब्वियसली तवक्कुआत से बढ़कर खेला है। उन्होंने ना सिर्फ लो ब्लॉक्स किए हैं बल्कि उन्होंने कुछ कुछ मौकों पर ऑपोजिशन को भी प्रेशर में डाला है अपनी गेम अपनी अटैक से। लेकिन मैं कलीम के साथ इत्तेफाक करूंगा कि ये जो राउंड ऑफ 32 है इसमें अर्जेंटीना का चैलेंज माइट बी अ लिटिल टू फार। अभी भी ऑलरेडी जो वो कर चुके हुए हैं वो बहुत ही इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड फॉर देम कि उन्होंने अभी भी जो तवक्कुआत से बढ़ के परफॉर्म किया है। लेकिन अर्जेंटीना की जब आप स्क्वाड डेप्थ देखते हैं, खाली लियोनेल मेसी की बात नहीं है, आप स्क्वाड डेप्थ देखते हैं, आपको जो अटैकिंग और क्रिएटिव प्लेयर नजर आता है, सिर्फ आई वुड से ऑन पेपर प्रोबेबली फ्रांस के पास ज्यादा क्रिएटिविटी और ज्यादा अटैकिंग थ्रेट है, बट आई थिंक दिस वुड बी अ चैलेंज टू फार फॉर देम। लेकिन अभी तक तो उनकी फेरी टेल कंटिन्यू हो रही है, लेकिन आई थिंक द राउंड ऑफ 32 माइट बी द लास्ट स्टॉप। बिल्कुल ठीक। कलीम भाई, ब्राज़ील और जापान का भी एक राउंड ऑफ 32 का मैच है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, 1991 में ज़ीको जब ब्राज़ीलियन लेजेंड जापान गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जापानीज़ फ़ुटबॉल को। उनका जो स्टाइल है वो भी मिलता जुलता है ब्राज़ीलियन फ़ुटबॉल से। तो अब ब्राज़ील और जापान का मैच है। उन्होंने 100 साल का जापान ने प्लान बनाया हुआ है, 2092 तक वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे एक स्टाइल का मैच भी आ रहा है, ब्राज़ील से मैच आया। ब्राज़ील की टीम ने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया था मोरक्को के अगेंस्ट, लेकिन अब उन्होंने स्पीड पकड़ ली है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, प्लेयर्स भी क्लिक कर रहे हैं उनके। जापान ऑब्वियसली एक अच्छी सॉलिड साइड है। तो इस मैच को कैसे देखते हैं आप? लाजिम बात है, जापान हर टाइम बड़े दुनिया के टॉप टीमों को बाहर किया हुआ, इसी वर्ल्ड कप में जर्मन जैसे टीमों को बाहर किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि लाजिम बात है, ब्राज़ील का एक प्रेशर तो है, किसी भी टीम के सामने खेल रहे होंगे। लाजिम बात है, 32 ग्रुप ऑफ 32 का जो है ना, उसका भी प्रेशर है। वो कोई आसान गेम नहीं है, क्योंकि एक गोल से आप किसी भी टाइम जो है मुश्किल में डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैच बड़ा टफ मैच होगा। और मैंने जो देखा है, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जो जर्मन के मशहूर साइंसदान है उसने ये प्रेडिक्शन दी है कि जापान जो है ना वो ब्राज़ील को अपसेट करेंगे इस मैच में। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ब्राज़ील एक स्ट्रॉन्ग टीम है। मुझे पेपर वाइज पे देखें, प्लेयर्स वाइज देखें, तो ब्राज़ील मुझे लगता है कि वो जापान को एलिमिनेट करेंगे इस ग्रुप में। हैदर भाई, आपका क्या इस पे ओपिनियन है? जापान कितना टफ टाइम दे सकती है ब्राज़ील को? और ब्राज़ील के आपने जो अभी मोरक्को के बाद मैच के 2 मैचेस हुए हैं, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को आपने कैसा जज किया? कितनी इंप्रूवमेंट आई आपके ज़हन में उसमें? एक तो काफी क्लियरली हमें नजर आया कि कार्लो एंचेलोटी ने टैक्टिक्स अपने चेंज किए। सबसे ज्यादा मैथ्यूस क्यूनिया को जब एक दफा इंट्रोड्यूस किया गया टीम में, तो वो जो इगोर थियागो की जो एक आपके एक जो वो अपना रोल सही तरह फुलफिल नहीं कर सक रहे थे, कुनिया के आने से वहां पर आपको पेस भी नजर आई, आपको स्पेशल अवेयरनेस भी नजर आई, आपको नजर आया कि वहां से रन भी बनते रहे, गोल आउटलेट भी मिले। तो एकदम से टीम सिर्फ अपना एक नंबर 9 ही चेंज करने से कदरे बेहतर हमें नजर आई। और साथ में आपने ये भी देखा कि आखिरी मैच में कैसेमीरो भी बहुत अच्छा खेले। ब्रूनो गमायरिश हैज बीन वन ऑफ द टॉप मिडफील्डर्स इन दिस वर्ल्ड कप, एंड ऑफ कोर्स विनीशियस जूनियर का तो मैंने आई थिंक पहले दिन भी जिक्र किया था कि विनीशियस पर ही सारा कुछ ब्राजील की रिलायंस है। तो हमने पहले मैच के बाद जो टैक्टिकल चेंजेस देखे और जैसे ब्राजील के प्लेयर्स को रिस्पॉन्ड करते देखा, वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये भी याद रखें कि अभी अक्टूबर में ही जापान ने ब्राजील को 3-2 हराया था, आई बिलीव 3-2 ही था। और वो भी काफी ज्यादा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में आ रहे होंगे। लेकिन जो चीज अभी तक हमने देखी है वो ये देखी है कि टेक्निकली जहां पे जापान बहुत अच्छा खेलता रहा है, जापान हैज आल्सो नॉट हैड कन्विंसिंग परफॉर्मेंस सो फार इन दिस वर्ल्ड कप, जबकि ब्राजील की इंप्रूवमेंट नजर आई है। अगेन इट विल बी अ वेरी गुड मैच, शुड बी इवन, लेकिन मैं ब्राजील को फेवर कर रहा हूं इस मैच में डिस्पाइट एवरीथिंग। ब्राज़ील को फेवर कर रहे हैं हैदर भाई। अब मैं थोड़ा सा ईरान के ऊपर बात करना चाहूँगा। ईरान बहुत ही अनलकी रही इस टूर्नामेंट में। ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड इश्यूज़ तो थे ही, लेकिन कल जब मैचेस हुए तो वो राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। उनका जो आखिरी मैच था इजिप्ट के अगेंस्ट, उसमें जो है वो ऑफ साइड पर गोल जो है वो डिसअलाउ हो गया था, जिसकी वजह से वो मैच जीत नहीं पाए। और कल जब रात में ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया का मैच हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अल्जीरिया जीत जाएगी। 3-2 वो लीड कर रहे थे इंजरी टाइम में, लेकिन प्रीटी मच द लास्ट किक ऑफ द गेम ऑस्ट्रिया ने इक्वलाइज़ किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया जो है वो राउंड ऑफ 32 में चले गए और ईरान जो है वो राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया। तो कलीम भाई,
ईरान ने जिस तरह ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड जितना वो अनलकी रहे, जो सारे इश्यूज फेस किए, तो आप कैसा, क्या अब ईरान के फैंस की क्या फीलिंग होगी? मैं खुद काफ़ी ईरान के लिए बड़ा, मुझे खुद बहुत परेशान हुआ, क्योंकि ईरान एक हमारे एशियन कंट्रीज़ में से हैं और हमारे हमसाय मुल्क भी हैं। लाज़मी बात है, हर बंदा चाहता है कि हमसाय मुल्क जो है ना वो आगे बढ़ें। वर्ल्ड कप में उन लोगों ने जो फेस की हैं, जो मुश्किलात उनके सामने हुआ है ट्रेनिंग के लिए, उनके कोचेस के लिए, उनके मेडिकल टीम्स के लिए, जो लास्ट मैच में उसके कैप्टन ने भी उसमें स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे मीडिया हमें अलाउड है, ना हमारे पास मेडिकल अलाउड है, ना हमारे पास कोई ऐसा टीम का है कि हम उनसे डिस्कस कर सकें, लेकिन हम बहुत चीज़ों को फेस करें। लेकिन उसके बावजूद अगर इतनी अनलकी रहें कि लास्ट मिनट में आपको वर्ल्ड कप से आउट करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अपसेट अगर जो है वो ईरान है। बिल्कुल। हैदर भाई, आप इस पर क्या ऐड करना चाहेंगे ईरान की सिचुएशन पर? यार ईरान की सिचुएशन पे और क्या बात की जा सकती है? ये पहले दिन से हमें ये वाली बात पॉइंट की है, नोटिफाई की है, पूरी दुनिया को नजर आ रही है कि वो जो हो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, वो नहीं मिली ईरान को इस वर्ल्ड कप में। ना प्रेपरेशंस उन्हें उस तरह के मौके दिए गए जो बाकियों के पास थे, ना उन्हें, जिस तरह वो वाली बात है कि हमने, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो कलीम से ये वाली बात हो रही थी और उन्होंने भी ये वाली बात की थी कि देखें, हर सपोर्ट स्टाफ का मेंबर का कोई स्पेसिफिक रोल होता है। जब आपके 15 लोग या सपोर्ट स्टाफ के मेंबर साथ ना हो तो वो ऑब्वियस ही बात है आपकी ट्रेनिंग को हैम्पर करता है। फिर जो 24 आवर रूल था कि 24 आवर से ज़्यादा ईरान की टीम अमेरिका में रह नहीं सकती थी, फिर हर मैच से पहले उनका ट्रैवल, फिर वो क्लाइमेट भी डिफरेंट। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट ओवर हियर। बट वही बात है कि जो ईरान की टीम है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने एक मैच भी नहीं हारे, उन्होंने अनबीटन गए, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड। जहां तक आप वो ऑफसाइड वाली डिसीजन दे, देखिए एक जो चीज होती है वो ये है कि एज लॉन्ग एज द रूल और द रूलिंग्स हैव बीन कंसिस्टेंट इन द वर्ल्ड कप, तो फिर आप उस पे नहीं कुछ बोल सकते। तो मेरे नज़दीक आई नो कि कोई टोस था सिर्फ आगे, या हल्की सी उंगली थी आगे, या किसी का बाल था आगे, अगर वो अगर वो मार्जिनल कॉल्स सबके लिए सेम जा रही हैं, देन उन कॉल्स पर आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल अ वंडरफुल फाइट बाय ईरान, दे हैड देयर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, देयर वाज अ पेनल्टी मिस इन वन मैच, उसके अलावा भी चांसेस मिस हुए, बट हैट्स ऑफ टू देम। बट अगेन इसके बाद फीफा को काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में ईरान काफ़ी हद तक दे प्लेड विद देयर वन हैंड टाइड बिहाइंड देयर बैक वाली सिचुएशन थी। दे नीड टू रीअसेस एंड रीएवैल्यूएट कि किस तरीके से आगे इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, हैदर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ईरान की सिचुएशन। नेक्स्ट सेगमेंट पे जाने से पहले हम यहाँ पे लेंगे अपने शो का पहला ग्रेप, तो कीप वॉचिंग नुक्ता पिच साइड। Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new
Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। वेलकम बैक टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। अब हम चलेंगे अपने शो के दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वर्डिक्ट। प्लीज़ पहली स्टेटमेंट दिखा दें स्क्रीन पे। अच्छा, ये जो है मैनुअल नॉयर के ऊपर एक जो ओपिनियन आया है, दी एथलेटिक के एक राइटर है, उन्होंने लिखा है कि हैविंग uprooted Bowman and bruised the ego of a goalkeeper who gave his country a steady string of 7 out of 10 performances, Nagelsmann has placed his faith in Neuer, who has missed a month of football before the World Cup began and whose fitness can't be entirely relied upon. Germany's ambition is to play 8 games during the World Cup and that's a lot to ask for a 40-year-old goalkeeper. तो कलीम भाई, नॉयर की परफॉर्मेंस आपने इक्वाडोर के ख़िलाफ़ भी जो है उनका जो उन्होंने आखिरी जो विनिंग गोल था उसमें भी वो एट फॉल्ट थे, उसके अलावा उनकी फ़िटनेस का भी मसला है। तो आपको क्या लगता है? उसके अलावा मैं ऐड भी करूँगा आपको कि निको स्लॉटरबैक ऑलरेडी उनके पास डिफेंस में नहीं है, तो जर्मनी की डिफेंस कंसिडरिंग नॉयर की सिचुएशन और वो क्या ज़्यादा फ्रेजाइल नहीं हो गई? और नॉयर में स्पेसिफिकली आप क्या कहेंगे, क्या उनको टीम में सही चॉइस थी उनको लाना? देखो, लाजिम बात है, जर्मन कोच होता है वो इतने इजीली ये चीज़ें देखते हैं कि लाजिम बात है उसको फिर वर्ल्ड कप के लिए टीमें जब चली जाती हैं फिर उसमें कोई ऐसा मिस्टेक करते नहीं कि उसको फिटनेस के लिहाज से उसको ना लेके जाएं या उसको ओवरऑल जो नॉयर मेरे ख्याल से उसको वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि लाजिम बात है उसने अपने एक्सपीरियंस बुनियाद पर उसको उठाया। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़े। लाजिम बात है कुछ कीपर्स अच्छे मैचेस में कुछ मैचेस में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ में नहीं कर पा रहे, लेकिन लाजिम बात है कोच का कॉन्फिडेंस है कीपर के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि नॉयर की परफॉर्मेंस पिछले जितने भी परफॉर्मेंस है उसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि ईरान की कीपर अगर आप पिछले मैचेस में देखें तो उसने बिल्कुल कमाल कीपिंग की, लेकिन अगर आप उसके लास्ट मैच में इजिप्ट के सामने गोल देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसने कभी कीपिंग ही नहीं की। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से नॉयर पे मैं ख़ुद भी उस पर कॉन्फिडेंस है कि बेहतरीन कीपर हैं। एज अ 5वें डिफेंडर की तरह वो खेलते हैं एज ए कीपर। तो मुझे लगता है कि जब ग्रुप ऑफ 32 में चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा ब्लंडर करेंगे जिससे टीम को नुकसान पहुंचे। अच्छा हैदर भाई, जो कलीम है वो तो बैक कर रहे हैं नॉयर को और वो कह रहे हैं उनको टीम में होना सही है। आपको क्या लगता है अभी जर्मनी का जो राउंड ऑफ 32 में मैच है वो पैराग्वे से है, तो मेरे ख्याल से वो तो शायद वो फिर भी निकाल लें मैच, लेकिन उनका जो नेक्स्ट मैच है वो पॉसिबली होगा फ्रांस से। तो अब आप जर्मनी की फ्रेजाइल डिफेंस और नॉयर की जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आपको कैसा लगता है जर्मनी कितना मुश्किल फेस होगी उसको डिफेंसिवली? यार मुनीब, आप उस बंदे से बात करें जो जी बुफॉन का फैन है, जो 44 इयर्स की उम्र तक अपनी पीक पर था, और एटलीस्ट मेरे दिमाग में पीक पर था, बाकी दुनिया उसे पीक समझती थी नहीं समझती थी। लेकिन देखिए यहाँ पर नॉयर की सिलेक्शन अगेन इट्स समथिंग विच जूलियन नागलसमैन हैज डन, और उसमें वो इन्हें वापस लाए हैं, उन्होंने निकलाए। तो उसमें प्राइमरीली अगर सारा कुछ वही डिपेंड करता है कि कोच का कितना ट्रस्ट है। हमने इसी वर्ल्ड कप में सिमिलरली सेम एज है, हमने देखा कि मुस्लेरा को भी वापस लाए यूरुग्वाई के कोच एंड रिटायरमेंट, बल्कि वो तो कम्प्लीटली फुटबॉल छोड़ चुके थे, वापस लाए। एंड ही डिडंट हैव मुस्लेरा डिडंट हैव द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड कप्स। आई मीन एरर उन्होंने लास्ट गेम में भी किया, उससे पिछले मैच में भी उनके एरर्स हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट भी हो गए। तो आई मीन बिएल्सा, आई डोंट नो व्हाई आई कुडंट रिमेंबर द नेम, बट बिएल्सा उन लाए तो सारा कुछ होता। अगेन वही वाली बात है कि ये सारे अपनी कंट्रीज के लिए हीरोज हैं, इन्होंने अपनी कंट्रीज को काफ़ी फतवात जिताई हुई हैं। अगर आप नॉयर को भी देखते हैं, नॉयर तो वर्ल्ड कप जीते हुए अपनी टीम के साथ। उनके एक्सपीरियंस पे कोई डाउट नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर वो इस एज पे अभी भी बायर्न म्यूनिख के कीपर हैं तो उनकी मैच फिटनेस पे भी कोई डाउट नहीं है। और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग 8 मैचेस एक कीपर के लिए ज़्यादा बड़ा मसला नहीं नज़र आता है, एज लॉन्ग एज ही इज फिट। क्योंकि हम तो यहाँ पर आउटफील्डर्स को देख रहे हैं ना, जो 40 पर है और परफॉर्म कर रहे हैं नॉन स्टॉप। सो आई डोंट थिंक दैट्स टू मच ऑफ एन इशू। अगर कोई इशू होता तो वो प्रॉबली
जर्मन कैंप के अंदर से निकलता, लेकिन वहां से भी कोई हमने सच बात नहीं सुनी। लेकिन जो आपने बात की ना जर्मनी की, जर्मनी हैज अदर प्रॉब्लम्स जहां जो ज्यादा देखने वाली है। देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग इन दैट मिडफील्ड जो आपको नजर आ रहा है अभी भी आपको। इवन दो काई हैवर्ट्स और उंदाव की परफॉर्मेंस हैज बीन डिसेंट, आपको वहां पे भी वहां पर इश्यूज नजर आ रहे हैं जहां पे कि कहते हैं कि देयर समथिंग जस्ट मिसिंग जो जर्मनी मुसियाला की और तरफ से। फ्लोरियन विर्ट्ज की जो पार्टनरशिप है वो भी इट्स नॉट क्लिकिंग। हाँ जी, मुसियाला हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड कप। आई मीन काई हैवर्ट्स, उंदाव हैज बीन वन ब्राइट स्पॉट। और आप उधर देखें तो आई थिंक मैचा हैज बीन गुड अगर आप उस तरह देखें तो। हाँ, और मुझे स्लॉटरबैक की इंजरी, आई नो इट इज गोइंग टू बी अ बिग सेटबैक, लेकिन यार अगर एंटोनियो रुडिगर आ रहे हैं 11 में तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई डेप्थ में इशू है इस टीम को। बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू ओवर नॉयर नाउ दैट ही इज बीन सिलेक्टेड एज द नंबर 1। ठीक हो और गया। आपको ये कलीम भी बताएंगे कि ये गोलकीपर वाला एक रोल ऐसा होता है जहां पर हमेशा हायरार्की ही फॉलो होती है कि अगर कोई डिसाइड हुआ है नंबर 1 तो फिर नंबर 1 ही चलता है। कलीम कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? लाजिम बात है, जब आप एक कीपर को बाहर बिठाया हुआ है, उसको एकदम से बड़े मैचेस में उसको लेके आएंगे तो लाजिम बात उस कीपर पे भी प्रेशर आता है। लाजिम बात जब एक कीपर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो नॉयर के साथ बेस्ट जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो, मुझे नहीं लगता कि कोच उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। लाजिम बात है कोच की कॉन्फिडेंस है और फिर इस सूरत हाल में कोई भी मेरिट के बगैर फैसला नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि नॉयर है बेस्ट चॉइस है। मुझे लगता है कि जर्मन को वही सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिखा दे स्क्रीन पर। अच्छा, ये है ज़लाटन इब्राहिमोविच की स्टेटमेंट। वो ये पोर्चुगल वाले मैच की बात कर रहे हैं अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान जो हुआ था। इट वाज अ गेम टू स्कोर, इट वाज अ गेम फॉर पोर्चुगल टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स एंड रिगार्डिंग रोनाल्डोज मैसेज आई थॉट ही नेवर लेफ्ट, आई डोंट नो व्हाई ही सेज आई एम बैक। अच्छा कलीम, रोनाल्डो ने जब उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल किए तो ही क्या क्लियरली बोला आई एम बैक और सही है। और फिर उसके बाद जब कोलंबिया के अगेंस्ट अभी जब रात में मैच हुआ तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस फिर इतनी कोई खास नहीं थी। तो इज़ ही रियली बैक? बात है जब आप स्कोर शीट से काफ़ी टाइम से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको, लाजमी बात है फेम बेस के लिहाज से रोनाल्डो को दुनिया में सब ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो दूसरी सूरत हाल ये है कि जब आप को लोग कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप रिटायर हो जाएं, तो लाजमी बात है जब एक प्लेयर वापस 40 साल की उम्र में स्कोर करते हैं तो लाजमी बात है वो खुद कहते हैं कि आई एम बैक। तो लाजमी बात है उसको ये वर्ड्स, लाजमी बात है दुनिया में बहुत से तनकीद की है रोनाल्डो पे कि लाजमी बात है कि आपको नेशनल जो जिस टाइम पे आपको ज़रूरत है कि परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो लाजमी बात है उसके काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स प्लेयरों ने उसको, एक्स प्लेयरों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन और लाजमी बात है उसने जब उज़्बेकिस्तान के सामने गोल करके उसने वापस ये कॉन्फिडेंस के लिए भी बोला है कि मैं वापस आ गया हूँ परफॉर्म के लिए और मैंने वापस 40 साल की उम्र में स्कोर करके और ये कमबैक कर दिया। लेकिन अगर रात की परफॉर्मेंस से वापस देखें तो लाजमी बात है स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जिस तरह मैं मैचेस देख रहा हूं वर्ल्ड कप के, पुर्तगाल और अर्जेंटीना के मैचेस देख रहा हूं, जिस तरह अर्जेंटीनियन टीम की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह उनके प्लेयर्स मैसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह मैसी को मैं मैच देख रहा होता हूँ कि मैसी को वो कि आप खड़े रहें, हम आपके पाँव में बाल देंगे। और जितनी स्ट्रगल, जिस तरह बाल के साथ उनके लिए प्रेस करते हैं, मैसी नहीं करता। लेकिन जितनी मैसी की टीम अर्जेंटीना प्रेस करते हैं, मैसी के लिए लड़ते हैं, जिस तरह बाल छीनने की कोशिश करते हैं, उस तरह मुझे पुर्तगाल में नज़र नहीं आती। रोनाल्डो को जिस तरह उनको ज़रूरत पड़ती है कि चलो आप कर रहे हैं, हम आपके लिए फ़ाइट करते हैं, सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह अर्जेंटीनियन प्लेयर जैसे ही बाल लूज़ करते हैं अर्जेंटीन टीम, तो इतनी प्रेस करते हैं इतनी तेज़ी से कि बाल छीनने में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तेज़ बाल छीनने में अर्जेंटीना सबसे बेस्ट परफॉर्म दे रहे हैं। तो जितनी आपकी टीम की परफॉर्मेंस और जितनी आपको टीम सपोर्ट करती है उसके बदले आप टीम को भी परफॉर्म दे रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं कि लाजमी बात है जिस तरह पुर्तगाल की टीम है, प्लेयर्स है, अगर उस तरह के सपोर्ट करें प्रेसिंग में, उसको रोनाल्डो को सपोर्ट करें, लाजमी बात है एक 40 साल का है और प्रेशर भी है और फिर वर्ल्ड कप के दौरान लाजमी बात है उसके ऊपर प्रेशर भी है। लाजमी बात है टीम्स जितने भी अपोनेंट टीम्स होते हैं वो उसके ऊपर फोकस भी करते हैं कि उसका मेन स्कोरर जो है वो रोनाल्डो है, क्योंकि पुर्तगाल कोशिश करते हैं कि रोनाल्डो से स्कोर कराएं। तो लाजमी बात है ओवरऑल जो एवरी टीम अपोनेंट अगेंस्ट रोनाल्डो खेलते हैं तो वो रोनाल्डो को ही फोकस करते हैं, उसी को ही कंट्रोल करते हैं। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि अब नेक्स्ट मैच अगर उसमें परफॉर्म नहीं करते हैं, लाजमी बात है
उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया रोनाल्डो को, लेकिन उसको फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि हम बैक, अगर इसने क्रोएशिया के सामने कुछ करना पाएगा। और लाजिम बात है उसका कंट्री और उसके फैंस जो है ना वो चाहते हैं कि वो स्कोर करें, और फैंस भी इस चीज़ के लिए दुआ को करते हैं कि रोनाल्डो स्कोर करें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। हैदर भाई, कलीम को लगता है कि रोनाल्डो की जो सपोर्ट कास्ट है वो उनको ज़्यादा जो है ना चांसेस नहीं प्रोवाइड कर रही है और रोनाल्डो को सिंगल आउट करके उनको क्रिटिसाइज़ करना थोड़ा सा अनफेयर है। तो आप इस पे बारे में क्या ओपिनियन है आपको? देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो डजंट नीड टू प्रूव हिमसेल्फ टू एनीवन, ठीक है। द फैक्ट कि वो अगर अभी भी हंग्री है फॉर सक्सेस, उनके बारे में इट सेज अ लॉट अबाउट हिम एंड हाउ ही व्यूज हिज गेम, ठीक है। पहले तो यही वाली बात है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर जो भी तनकीद आ रही है, जैसी भी तनकीद आ रही है, वो अनफेयर है थ्रू आउट, क्योंकि ही इज द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, ठीक है। आप मतलब आई नो रोनाल्डो मेसी कंपैरिजंस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, लेकिन एक चीज में जहां पर क्लियरली रोनाल्डो ने अपनी सुपीरियरिटी डेमोन्स्ट्रेट की हुई ओवर अक्रॉस हिज एंटायर करियर, दैट इज हिज गोल स्कोरिंग एबिलिटी। दूसरी बात ये है कि देखें, मेसी और रोनाल्डो में एक फ़र्क ये भी है कि मेसी का रोल डिफरेंट है, रोनाल्डो का रोल डिफरेंट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रोनाल्डो ने अपनी गेम को कम्प्लीटली चेंज किया हुआ है। वो अब आउट एंड आउट नंबर 9 है। तो उन पे जो तनकीद हो रही थी उस वक्त वो यही हो रही थी कि पहले तो सवाल ये हो रहा था कि क्या रोनाल्डो को टीम में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, विच वॉज अनफेयर। स्पेशली ये उस दिन मैं रेहान के साथ भी डिस्कस कर रहा था, स्पेशली जब आप देखें कि स्क्वाड में अगर रोनाल्डो नहीं खेलते तो हु इज द अदर नंबर 9 हु कम्स इन? गोंजालो रामोस, जो पिछली दफा आए थे। गोंजालो रामोस का भी जो सीजन रहा है या जो फॉर्म रही है, उस फॉर्म पर वो रोनाल्डो के ऊपर नहीं खेल सकते। आप समझ रही हैं? आप तो ये हो ना कि वो भी बहुत हॉट फॉर्म में हो। तो आई मीन जो तनकीद है वो उन पे काफी गलत रही है। खास तौर पर अगर आप पोर्चुगल को देखें तो पोर्चुगल की जो मिडफील्ड है, इट इज इजीली ऑन पेपर द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड। अगर मिडफील्ड का उनका उस तरह से इंप्रेस कर नहीं पाई, तो व्हाट डू यू थिंक इज दैट्स द थिंग। वही तो आप देख रहे हैं ना कि वहां से भी। सो आई मीन इट इज वेरी अनफेयर कि सारा ब्लेम रोनाल्डो पर डाल दिया जाए। क्या जब आपने देखा कि जाओ फीलिक्स आए, एक जरा थोड़ी सी केमिस्ट्री बेहतर थी रोनाल्डो की विद हिम, या जब ऑफ द बेंच राफेल लियाओ भी आते हैं तो आपको एक डिफरेंट एंगल नजर आता है, देन यू सी अ डिफरेंट टीम और अ डिफरेंट अटैकिंग स्पिरिट। मैं कोलंबिया के खिलाफ रोनाल्डो को कोई भी तनकीद नहीं बनती, क्योंकि कोलंबिया ओवरऑल वाज अ बेटर टीम। कोलंबिया शुड हैव वन। या एग्जैक्टली। कोलंबिया ने चांसेस ज्यादा बनाए, आई बिलीव 20 से ऊपर उनकी शॉट्स थी, बल्कि 24 थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कोलंबिया का एक्सजी ज्यादा था। तो अगेन उसमें भी दैट ऑब्वियसली इज नॉट डाउन टू रोनाल्डो, राइट? सो इन चीजों को जब आप देखते हैं तो आई मीन हाँ, बट ही वाज ड्यू सम गोल्स। इतने लंबा अगर उनका ड्राउट था भी तो ही वाज ड्यू सम गोल्स, बट I mean, no team in the world is going to bench Cristiano Ronaldo if he's there in the squad. बिल्कुल ठीक हो गया हैदर भाई, और कलीम अग्री करते हैं कि थोड़ा सा अनफेयरली क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। यहाँ पर हम लेंगे अपने शो का दूसरा और फाइनल ब्रेक, सो कीप वॉचिंग क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए।
What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए. Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए. वेलकम बैक टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड. यहाँ पर हम चलेंगे अपने शो के फाइनल सेगमेंट की तरफ, जो कि है एआई वर्सेस एनालिस्ट. चले जी, पिछले वीक की प्रेडिक्शंस के बाद अब ज़रा लीडर बोर्ड देख लेते हैं क्या है. अच्छा, तो लीडर बोर्ड पे हैदर भाई इस वक्त फिर टॉप पे हैं. उनके 60 पॉइंट्स हो गए हैं ओवरऑल. कलीमुल्ला जो है वो सेकंड पे हैं जॉइंट एआई के साथ. उन दोनों के 50 पॉइंट्स हैं. आप तीनों की जो प्रेडिक्शंस है वो तो सही थी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, लेकिन जो आउटकम जो स्कोर लाइन थी वो जो है वो कोई भी सही तरह जो गैस नहीं कर पाया था. सो आप तीनों के 20 पॉइंट्स थे इस राउंड में. तो हैदर भाई स्टिल इन द लीड. और अभी जो मैं आपसे नेक्स्ट प्रेडिक्शंस करवाऊंगा वो है, पहले चलेंगे नीदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को वाले मैच की. तो हैदर भाई, आप नीदरलैंड वर्सेस मोरक्को वाले मैच की क्या प्रेडिक्शन है आपकी? यार पहले आप कलीम से पूछें, क्योंकि मेरे पे बड़ा प्रेशर है यार अपनी लीड मेंटेन करना. चले कलीम से पूछ लेते हैं. कलीम, नीदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को एक एक्साइटिंग मैच है. कौन सी टीम को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं विन करेगी? देखो, मोरक्को ने जो परफॉर्मेंस दी है ब्राज़ील के सामने, और फिर इसने लास्ट में जो परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है नीदरलैंड्स ओवरऑल वर्ल्ड कप के सबसे फेवरेट टीम होते हैं हमेशा. जब भी वर्ल्ड कप में आता है उसका भी फ़ैन फॉलोइंग है. तो मुझे लगता है नीदरलैंड अगर अपनी परफॉर्मेंस जिस तरह लास्ट मैचेस में किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि नीदरलैंड्स जीतेंगे उसको. बहुत क्रूशल मैच मुझे लगता है कि पेनल्टीज़ पे चले जाएंगे. पेनल्टीज़ पे नहीं, 1-2-1. पेनल्टीज नहीं कह रहे? पेनल्टीज़ नहीं कर रहे. अच्छा, 2-1 कह रहे हैं. चले ठीक है. हैदर भाई, कलीम कह रहे हैं 2-1 जो है नीदरलैंड्स जीतेंगे. तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मेरी प्रिडिक्शन इस मामले में थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही इस मैच, क्योंकि सीधी सी बात है वो ये है कि अगर आप ऑन पेपर देखें तो जो मोरक्को की टीम है वो इस वक्त वेल राउंडेड है, हर जगह से बेहतर खेल रही है. मतलब they're playing better than their capabilities, they're playing out of their skins. जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में एक्लेमेटाइज वो ज़्यादा आपको नज़र आती हैं, लेकिन हर मैच में वो बस मतलब थोड़ा सा ही एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के. ब्राज़ील के मैच में उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था, देन दे लेट गो ऑफ दैट. फिर उसके बाद वाली परफॉर्मेंस, आई थिंक नीदरलैंड्स की जो एक चीज वो हुई है कि पहले मैच के बाद जिस तरह रोनाल्ड कूमन पे तनकीद हुई थी, आपको एक बहुत अटैकिंग टीम अब इस वक्त नजर आ रही है. यस. जो पहले हम समझ रहे थे कि इनका डिफेंस वुड बी देयर स्टेबल पॉइंट, आपको डिफेंस में कुछ ग्लेयरिंग वीकनेसेस नजर जरूर आई हैं, लेकिन सिमिलरली उधर भी मोरक्को के पास सवाए साइबारी के कोई और अटैकिंग आउटलेट उस तरह और नजर भी नहीं आ रहा. मैं भी नीदरलैंड्स को ही ज्यादा इस वक्त लीन कर रहा हूँ टुवर्ड्स नीदरलैंड्स. स्कोर लाइन क्या होगी? स्कोर लाइन अगर कलीम ने 2-1 कह दिए तो मैं फिर 3-1 कह देता हूँ. कुछ तो हम जरा डिफरेंट कह रहे हैं. चले ठीक है, 3-1 हो गया. अच्छा, अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन की तरफ चले जाते हैं. दूसरा मैच जो है वो जो मैं प्रेडिक्शन करवाऊंगा आपसे करवाऊंगा ब्राज़ील वर्सेस वर्सेस जापान. मुझे लगता है कि क्योंकि ब्राज़ील अटैकिंग में बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि जापान में मुझे नहीं लगता कि जापान स्कोर कर पाएंगे. तो मुझे 2-0. और हैदर भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है ब्राज़ील वर्सेस जापान वाले मैच की? मुझे इसे भी आप 3-1 ही देते हैं ब्राज़ील को. इसे भी 3-1 दे दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि जापान इज वन ऑफ दोज टीम जो वन टच पासिंग से काफ़ी टीम्स को ओपन अप कर रही है या कर सकती है. तो उन्हें एटलीस्ट मैं कलीम एक गोल दूंगा जापान को यहाँ पर. ठीक हो गया. तो मिस्टर डॉट, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इन दोनों मैचेस की?
Netherlands will beat Morocco 2-1 because the Dutch have been the more clinical attacking side. But Morocco's defensive organization should make this a tense, narrow knockout. Meanwhile, Brazil should win against Japan 2-0. Japan are disciplined and dangerous on the counter, but Brazil's superior individual quality and improving form should prove decisive. तो मिस्टर डॉट कह रहे हैं कि नीदरलैंड्स जो है वो मोरक्को को 2-1 हराएगा और जो है ब्राज़ील जो है वो जापान को 2-0 हराएगा। तो 2-1 आ गया, मेरा 2-0 था। मेरा और उसका प्रेडिक्शन मेरे ख्याल सेम। किसका? नीदरलैंड्स मोरक्को, यस सेम 2-1 आप भी ये आए नहीं क्या, हमारा साथ ही चल रहे हैं। अब हमें मोरक्को को आपस सपोर्ट करनी पड़ेगी क्या? दोनों का सेम है, इन दोनों का एआई का सेम है यार। ये हैदर भाई क्या करना पड़ेगा ये हमारे पीछे। मुझे लगता है कि चले आपको मैं एक और चांस देते तो आप चेंज कर ले, एक मैच की प्रेडिक्शन चेंज कर ले आप। चले कर लेते हैं। जापान में क्या कह सकता हूँ यार, ब्राज़ील स्कोर करेंगे 100% करेंगे, लेकिन ये कि जापान मुझे नहीं लगता कि स्कोर कर पाएंगे, लेकिन 3-0 कर दो। चले जी 3-0 कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस शो को ख़त्म करेंगे। अब हमारे आपसे मुलाकात जो है वो राउंड ऑफ 32 ख़त्म होने के बाद होगी। तो कीप वॉचिंग क्लियर बेंच प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड।